बारिश की उन रातों में जब हवाएं सर्द थीं, उनके बीच एक ऐसी गर्मी पिघल रही थी जो शब्दों से परे थी। रूपा की झुकी पलकें और विराट की ठहरी निगाहें जब टकरातीं, तो लगता कोई अधूरा स्पर्श हवा में तैर रहा है। प्रेम की कोमलता में भीगी हुई वो चाह जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ना चाहती थी। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि दो दिलों के बीच सुलगती एक कविता थी, अधूरी मगर जिंदा, हर सांस में, हर स्पर्श के बिना भी महसूस होने वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी कहानियों के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। गांव की सीधी सादी 16 साल की रूपा अपने छोटे से घर में माँ, पिता और भाई के साथ साधारण जिंदगी जी रही थी, जब अचानक एक दिन गांव के सबसे रौबदार आदमी ठाकुर रणवीर सिंह ने पंचायत में घोषणा कर दी कि उसकी शादी उसके बेटे वीरेंद्र से होगी, जो शहर में पढ़ा लिखा था, ऊंची सोच और ऊंचे सपनों वाला। लेकिन उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि आंखों में एक अजीब सी चमक, एक बनावटी मुस्कान और भीतर एक खतरनाक घमंड जो किसी को भी असहज कर दे। और रूपा, जिसे जिंदगी में अभी तक स्कूल और सहेलियों से ज्यादा कुछ नहीं पता था, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि शादी जैसी भारी चीज उसे अचानक क्यों सौंप दी जा रही है। फिर भी माँ बाप की बात को वह टाल नहीं सकी। हल्दी की रस्म आई तो सहेलियों ने चुटकियां ली, रिश्तेदारों ने कहा ठाकुर की बहू बन रही है, नसीब वाली है। लेकिन रूपा के दिल में डर और सवाल गूंज रहे थे कि क्या वाकई सिंदूर का मतलब सिर्फ एक रेखा भर होता है या जिंदगी भर की बेड़ियां। फिर शादी के दिन जब मंडप सजा, ढोलन गाड़े बजे, वीरेंद्र घोड़ी चढ़कर आया, लोगों ने खूब स्वागत किया, तो रूपा चुपचाप सहती रही। मगर उसकी आंखों में वीरेंद्र के लिए अपनापन नहीं बल्कि शक था। जो कुछ दिनों पहले उसके बैग में पाई गई एक चिट्ठी से और गहरा हो गया था। उस चिट्ठी में वीरेंद्र ने किसी और लड़की के लिए प्यार जताया था और लिखा था कि ये गांव की शादी बस पिता के डर की वजह से निभा रहा है। असल में उसे रूपा से कोई लगाव नहीं, वो तो शहर की लाइफ चाहता है और रूपा को बस झेली जा रही जिम्मेदारी मानता है। ये पढ़कर रूपा अंदर से टूट तो गई थी, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो अब और नहीं झुकेगी। और जब फेरों से ठीक पहले पंडित ने कहा अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें, तो रूपा ने बीच में हाथ पकड़कर वीरेंद्र को रोक दिया। पूरा मंडप सन्न रह गया, ठाकुर आग बबूला हो गए। लेकिन रूपा ने सबके सामने चिट्ठी निकाली, वीरेंद्र की तस्वीरें और बातें पढ़कर गांव वालों के होश उड़ गए। लोग जो अब तक ठाकुर से डरते थे, उन्होंने पहली बार तालियां बजाईं और रूपा ने साफ कहा कि वो किसी झूठ के साथ अपनी जिंदगी नहीं जोड़ेगी। सिंदूर तब हो जब उसमें सच्चाई और सम्मान हो, ये शादी अब नहीं होगी। और फिर सबके सामने उसने वरमाला गिरा दी। वीरेंद्र शर्म से नीचे देखता रहा। ठाकुर खून पीने दौड़े, लेकिन पंचायत ने रूपा का साथ दिया। शादी वहीं टूट गई। कुछ महीने बाद रूपा ने खुद शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप से पढ़ाई शुरू की और उसी लाइब्रेरी की दीवार पर उसे एक बोर्ड दिखा, ज्ञान सबसे बड़ा सिंदूर है। उस दिन रूपा ने मुस्कुराकर अपनी किताबें सीने से लगाईं और मन ही मन कहा, अब मैं किसी और की पहचान नहीं, खुद की कहानी हूँ। और वो लड़की जिसने कभी शादी को सिर पर लादा बोझ समझा था, अब खुद अपने भाग्य की लेखिका बन चुकी थी, बगैर झूठ, बगैर डर, सिर्फ अपने दम पर। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन जब रूपा ने किताबें सीने से लगाकर खुद से वादा किया कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी, उसे नहीं पता था कि शहर की ये चमकती दुनिया सिर्फ किताबों की नहीं, चेहरों के पीछे छिपे नकाबों की भी होती है। धीरे धीरे वह पढ़ाई में रम गई। उसके निबंध, भाषण और कविताएं कॉलेज की दीवारों तक गूंजने लगी। प्रोफेसर भी उसे पहचानने लगे थे।
और कई छात्राएं उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर उसे दीदी कहने लगी। लेकिन एक दिन एक नया लड़का कॉलेज में एडमिशन लेने आया। नाम था विवेक मेहता। दिखने में सौम्य, पढ़ाई में तेज, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो रूपा को बेचैन कर गया। वो दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी में दिखने लगा, क्लासेस में बैठा दिखता, और जब पहली बार उसने एक डिबेट में भाग लिया तो उसकी बातों में कुछ जाना पहचाना दर्द था, जैसे वो भी किसी अपने से धोखा खा चुका हो। रूपा ने कोशिश की दूरी बनाए रखने की, लेकिन फिर भी उसकी आंखें विवेक की मौजूदगी से अजीब सी असहज होने लगी, जैसे कोई भूला चेहरा अचानक पास आ गया हो। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक समारोह हुआ, जिसमें रूपा को कविता पढ़नी थी और विवेक को गिटार बजाना। जब मंच पर दोनों आमने सामने आए तो जैसे वक्त थम गया। विवेक की आंखों में एक चमक थी, और जब उसने कविता खत्म की तो उसने बस धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में जिद है, जैसे किसी ने जिंदगी से लड़ना सीखा हो। रूपा मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चली गई। अगले दिन एक झटका देने वाला सच सामने आया। विवेक का असली नाम था विराट सिंह, और वो था ठाकुर रणवीर सिंह का भांजा, यानी वीरेंद्र का चचेरा भाई। उसके कॉलेज में आने का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं था। ठाकुर ने उसे भेजा था ये देखने के लिए कि रूपा अब क्या कर रही है, कहीं वो कोई बदनामी तो नहीं फैला रही, और अगर जरूरत पड़े तो उसे वापस गांव बुला लिया जाए। लेकिन विराट, जो शुरू में बस एक आदेश पर चला था, अब रूपा की आंखों में सच्चाई और उसकी जंग से खुद को जुड़ा महसूस करने लगा था। वो जान चुका था कि उसके भाई वीरेंद्र ने जो किया था वो सिर्फ रूपा के साथ नहीं, बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ छल था, और अब उसका मन साफ हो गया था कि वो ठाकुर की राह पर नहीं जाएगा। पर ठाकुर को ये खबर लग गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रूपा को लौटना होगा, या फिर उसके परिवार को गांव में बर्बाद कर दिया जाएगा। उधर रूपा को एक गुमनाम कॉल आने लगी। रात को कोई धीमी आवाज में कहता, तू कितनी भी पढ़ ले, लेकिन सिंदूर तेरे नाम का लिखा जा चुका है। और फिर हंसी गूंजती। डर का साया फिर लौट आया। माँ का फोन आया कि गांव में कुछ लोग घर के आसपास मंडरा रहे हैं। पिता को स्कूल से हटाने की धमकी मिली है। रूपा टूटने ही वाली थी कि विराट उसके पास आया और पहली बार उसने सच बताया कि वो ठाकुर का भांजा है, लेकिन अब नहीं चाहता कि उसका नाम भी उस जाल से जुड़ा रहे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा फैसला आखिरी होगा। मैं अब खुद से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं लाऊंगा। अब रूपा के सामने दो रास्ते थे, या तो वो फिर भागे, डरकर छुप जाए, या फिर वही करे जो उसने मंडप में किया था, सच का सामना। उसने कॉलेज के सामने सभी प्रोफेसरों, छात्रों और प्रेस के सामने एक खुली सभा बुलाई। वहां उसने अपने साथ हुई पूरी घटना, ठाकुर की सच्चाई और इन सब के पीछे की राजनीति को उजागर कर दिया। उसका वीडियो वायरल हो गया। मीडिया, एनजीओ, यहां तक कि राज्य सरकार तक मामला पहुंचा, और अब ठाकुर की हवेली पर पहली बार नोटिस चस्पा हुआ। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज हुई, और उसके खिलाफ बाकी लड़कियों की भी गवाही सामने आई। रूपा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। कॉलेज में सब कुछ बदल चुका था। रूपा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं रही थी, वह पूरे शहर में एक आवाज बन चुकी थी। बेटियों की सुरक्षा, दहेज के खिलाफ आंदोलन और ठाकुरों के अत्याचार के विरुद्ध एक सन्नाटा तोड़ती हुंकार। लेकिन हर शाम जब आंदोलन की भीड़ खत्म होती, नारे चुप हो जाते, और हॉस्टल की उस तीसरी मंजिल की खिड़की से रात की हवा भीतर आती, तब वो अकेली पड़ जाती थी, और तब उसकी यादों में विराट उतर आता। विराट जो कभी ठाकुर का भांजा था और अब खुद को ठाकुरों से काट चुका था। उसने अपनी संपत्ति छोड़ दी थी, विरासत को ठुकरा दिया, बस इस एक लड़की के लिए। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ अपराध बोध, या कुछ और?
एक रात रूपा की तबीयत खराब हो गई। फीवर, थकान, उलझन। विराट ही था जो हॉस्टल गार्ड्स को समझा बुझाकर भीतर आया। कमरे के भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप की पीली रोशनी और रूपा का माथा जो पसीने से भीगा था। वो धीरे से उसके पास बैठा, गीला रुमाल उसके माथे पर रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बुदबुदाया, तुम जल रही हो। लेकिन न जाने क्यों, मुझे डर नहीं लग रहा बल्कि कुछ और महसूस हो रहा है। रूपा ने आंखें खोली और पहली बार, बिना कोई सवाल किए, उसका हाथ थाम लिया। उन दो हाथों के बीच बहुत कुछ था, गुस्सा, विरोध, नफरत, पर साथ ही कुछ ऐसा जिसे दोनों ने कभी नाम नहीं दिया था। तभी एक बिजली सी कड़की। उस रात कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई सीमा पार नहीं की गई, लेकिन हवा में एक चुप हलचल थी जो बदन की त्वचा तक सरकती थी। अगले दिनों में विराट और रूपा एक दूसरे के और करीब आने लगे। आंदोलन खत्म होने के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी की पीछे वाली खिड़की के पास बैठते जहां रोशनी कम होती और शब्दों से ज्यादा नजरें बात करतीं। एक दिन विराट ने धीरे से उसकी गर्दन के पास झुककर कहा, मैं जानता हूँ तुम मजबूत हो, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को मेरे हाथों में टूटने की इजाजत दी है? रूपा कांप गई। उसकी सांसें तेज हुईं, होंठ सूखने लगे और फिर उसने पहली बार विराट की कॉलर पकड़कर उसे खींच लिया। उनकी पहली नजदीकियां हवा में नहीं, बल्कि बदन की गहराइयों तक पहुंच गईं। उसमें क्रोध था, बेचैनी थी, पर सबसे ऊपर थी वो छुपी हुई भूख जो उन्होंने अब तक सिर्फ शब्दों में दबा रखी थी। उनकी मुलाकातें अब और भी निजी हो गई थी। वो न सिर्फ साथ लड़ रहे थे, बल्कि रात के अंधेरों में, बंद कमरों के पीछे, गीली सांसों और कांपते हाथों में वो एक दूसरे को पढ़ने लगे थे, बिना किसी शर्म, बिना किसी रिश्ते की परिभाषा के। जब रूपा की उंगलियां विराट की छाती पर फिसलतीं, तो वो पुरानी चोटें भी महसूस करती जो सिर्फ बाहरी नहीं थी। और जब विराट उसकी पीठ पर उंगलियों की हल्की लकीरें खींचता, तो रूपा की रगरग में एक सहरन दौड़ जाती। वो अब किसी का भय नहीं थी, वो खुद एक आग बन चुकी थी। पर जितना पास आते गए, उतने ही खतरों ने भी वापसी की। ठाकुर रणवीर को अब समझ आने लगा था कि उसका भांजा उसकी ही बनाई दुनिया को जलाकर राख कर रहा है। वीरेंद्र, जो अब शराब और बदहवासी में डूब चुका था, एक रात गांव लौट आया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी रागिनी, शहर की वो लड़की जिससे उसका अफेयर था और जो अब गर्भवती थी। लेकिन वीरेंद्र ने उसे सिर्फ एक बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। उसका नया प्लान था रूपा की इज्जत छीनना, उसका नाम मिटा देना और फिर सबको ये बताना कि वो कभी पवित्र नहीं थी। उस रात जब रूपा ने पहली बार विराट का हाथ थामा, कमरे में कोई शब्द नहीं गूंजा, पर उनके बीच की खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया था। अब दोनों साथ होते तो आसपास की दुनिया जैसे धीमी हो जाती। उनके रिश्ते में अब न कोई संकोच था, न कोई मजबूरी, बस एक गहरा जुड़ाव जो धीरे धीरे एक अजीब सी खिंचाव में बदलने लगा था। जब विराट उसके करीब आता, तो रूपा की आंखें झुक जातीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर जाती, जैसे वो चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं रख पा रही हो। कॉलेज के एक सेमिनार के बाद दोनों छत पर बैठकर शहर की रोशनी निहार रहे थे। विराट ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, तुम्हें छूकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी हलचल रुक गई हो। रूपा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच हल्की गर्मी उतरने लगी थी, कोई ऐसी गर्मी जो शब्दों से नहीं, बस मौजूदगी से महसूस होती है। उनकी मुलाकातें अब और भी निजी हो चली थीं। कैंपस के कोने, लाइब्रेरी की सुनसान मेजें या किसी किताब के बहाने लंबी बैठकों में।
उनकी उंगलियों की लरजती पकड़, सांसों की निकटता और कभी-कभी एक दूसरे की आंखों में डूब जाना, इन सब के बीच जो आकर्षण था, वो अब महज आकर्षण नहीं रहा था, वो एक आदत बन चुका था। रूपा को अब विराट की मौजूदगी की जरूरत सी महसूस होने लगी थी, और विराट, वो तो हर रोज उसकी नजरों में अपना घर तलाशने लगा था। एक दिन बारिश आई, कॉलेज की छुट्टी हो गई। रूपा अकेले बस स्टॉप पर खड़ी थी जब विराट अपनी बाइक पर उसे लेने आ गया। रास्ते में दोनों भीगते रहे, और जब विराट ने एक पुराने गेस्ट हाउस की छत के नीचे बाइक रोकी तो कुछ देर वो वहीं खड़े रहे, चुप, भीगे हुए, कांपते हुए। रूपा ने देखा, उसकी साड़ी उसकी त्वचा से चिपक रही थी और विराट की टी-शर्ट भीगकर उसके शरीर की रेखाओं को उभार रही थी। पर वो दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आंखें कह रही हों, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर सब कुछ समझ रहे हैं। फिर एक बेहद धीमी गति से विराट ने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, भीगे बालों को कान के पीछे सरकाया और बस इतना कहा, तुम्हारी आंखों में घर बसाने का मन करता है। रूपा ने उसकी उंगलियां पकड़ ली, हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, शर्त यह है कि घर प्यार से बना हो, अधिकार से नहीं। उस बारिश में न कोई जोरदार स्पर्श हुआ, न कोई दीवार टूटी, लेकिन उस मौन में जो जुड़ाव था, वही असली प्रेम और वासना की गहराई थी। संयमित, सशक्त और आत्मीय। अब उनका रिश्ता सबके सामने आने लगा था, लेकिन यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह दो टूटे हुए लोगों की आपसी मरम्मत थी, जहां प्रेम में लालसा भी थी, लेकिन सम्मान की सीमाएं भी। रूपा जानती थी कि प्यार सिर्फ छूने से नहीं होता, बल्कि उस छुअन को समझने से होता है, और विराट ने भी ये सीख लिया था कि सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम सामने वाले की इच्छा का इंतजार कर सको। जब चारों ओर से आरोपों की बौछार होने लगी, रूपा की आंखों में वही पुरानी आग लौट आई, लेकिन इस बार अकेले नहीं, उसके साथ विराट भी खड़ा था, जिसने मीडिया के सामने आकर पूरे प्रकरण का सच उजागर किया। उसने बताया कैसे रागिनी ने उसे नशे में धकेलकर झूठे सबूत गढ़े और वीरेंद्र के साथ मिलकर रूपा को बदनाम करने की साजिश रची। उसने सार्वजनिक रूप से अपने उन पलों को स्वीकार किया जब वह रूपा के प्यार में खो गया था, जहां लालसा थी, पर नियंत्रण भी, और स्पर्श था, पर सम्मान के साथ। उसने कहा, हमने एक दूसरे को चाहा, गहराई से, पर कभी उस मर्यादा को नहीं तोड़ा जो प्रेम को पवित्र बनाती है। विराट के बयान के बाद रागिनी की झूठी मेडिकल रिपोर्ट और वीडियो फर्जी साबित हुए, और पुलिस ने वीरेंद्र को हिरासत में ले लिया। रूपा अब न केवल बेदाग साबित हुई, बल्कि और ऊंचे मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने लगी। अंत में एक शाम जब बारिश हो रही थी और खिड़की के पास बैठी रूपा चाय पी रही थी, विराट ने उसकी ओर देखा, उसके हाथों को अपने होठों से छूते हुए कहा, अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा जीवन बनना चाहता हूँ। रूपा ने हल्के से सिर झुकाया, उसकी आंखों में भरी नमी अब खुशी में बह चली, और उनके बीच वो अधूरी लालसा अब पूरा हुआ प्रेम बन चुकी थी, जहां न डर था, न छिपाव, सिर्फ अपनापन था, और एक ऐसा बंधन जो शरीर से नहीं, आत्मा से बंधा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।